हाय डियर स्टूडेंट्स, आई नो कि वीडियो डालने में थोड़ा टाइम लग गया, बट द गुड न्यूज़ इज़ फाइनली ये अपलोड हो गया. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कपलिंग ऑफ एम्पलीफायर. तो सो फॉर टुडे लेक्चर वी कवर द why we need this coupling and what is exactly a coupling. And in the next lecture, of course, we discuss the types of coupling. What is the different types of coupling we cover in the next lecture. Okay, so let's start. Okay guys, so today we are going to discuss the coupling of amplifier. तो पहले हम समझ लेते हैं कि यार ये कपलिंग होती क्या है. लाइक हमारे पास जैसे हम पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर्स की, जो हम सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है और मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है. अब ये देखो, सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज क्या है. इसी से हम सिंगल स्टेज से जैसे ही मल्टी स्टेज में पहुंचेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कपलिंग होती क्या है. तो देखो, जैसे कि हमने देखा, ये सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर का मतलब है, अगर हम जैसे ये लेते हैं एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ठीक है ना. तो अब ये हमारा जैसे कलेक्टर हुआ, तो यहाँ पे अगर हमने एक कलेक्टर रेजिस्टेंस शो कर दिया और यहाँ पर एक एमिटर रेजिस्टेंस शो कर दिया, और फिर जब हमें बायसिंग करनी होती है तो बायसिंग करने के लिए हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग. उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक R1 रजिस्टर लगा दिया और कनेक्ट कर दिया कलेक्टर से, और यहाँ पर R2 रजिस्टर्स लगा दिया और कनेक्ट कर दिया एमिटर से. वैसे ये क्या हुआ, यहाँ से क्या दे दिया, प्लस VCC सप्लाई दे दिया और इसको क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया. तो ये नॉर्मली R1 और R2 पैरेलल में हो जाते हैं. और फिर यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं. अच्छा, फिर यहाँ पर हम एक चीज़ और करते हैं कि यहाँ पर हम कपलिंग कैपेसिटर लगा देते हैं. कपलिंग कैपेसिटर जैसे यहाँ पे लगाया कलेक्टर में CC का, और हम बेस में भी लगा देते हैं. बेस में भी कपलिंग कैपेसिटर CC लगा देते हैं, और RE के पैरेलल एक बाईपास कैपेसिटर लगा देते हैं CE. अब ये तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर क्या करते हैं, ये सिर्फ हम जो कपलिंग कैपेसिटर है वो DC को ब्लॉक करने के लिए ही लगाते हैं, ताकि हमारी इनपुट में AC सप्लाई हो और आउटपुट में AC आउटपुट मिले. और बाईपास किस लिए होता है, ताकि हमारा जो DC इनपुट है उसको क्या कर सके, जैसे हम करते हैं, जैसे इनपुट में जैसे हमने यहाँ सप्लाई दी, सप्लाई देने के बाद अगर जो AC होगी, अगर हमने इनपुट दिया, AC कहाँ पे होगा, बेस और एमिटर के अक्रॉस होगा, इनपुट अप्लाई होगा. इनपुट जब अप्लाई होगा तो RE की वजह से क्या होता है, ये कम हो जाता है, -IE हो जाता है. तो हम क्या करते हैं, एक कपलिंग या बाईपास कैपेसिटर लगाते हैं, जिससे क्या होता है, ये शॉर्ट सर्किट वाला पाथ फॉलो करता है और हमारा वोल्टेज जितना हम देते हैं उतना ही इनपुट में मिलता है और हमारा गेन बढ़ जाता है. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर होता है. और यहाँ पर हम एक RL लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसके अक्रॉस क्या होता है, हमें यहाँ पर RL लगा दिया, और यहीं पर हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर हमें मिल जाता है अपना V0 आउटपुट मिल जाता है. और यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हम इनपुट सप्लाई दे देते हैं, सोर्स. ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर हो गया, जो हमें सिंगल स्टेज एम्पलीफायर हो गया. अब अगर आपको, अब ये तो क्या होगा, एम्पलीफिकेशन का काम करता है. लेट सपोज आपने यहाँ सिग्नल दिया, ठीक है. अब हमने मान लिया जो इसका एम्पलीट्यूड है, लेट सपोज +1 मान लिया, और यहाँ पर एम्पलीट्यूड -1, +1 से माइनस के बीच ये वैरी कर रहा है. तो हमने सपोज किया फॉर एग्जाम्पल, जब हमने V इनपुट, हमने ये सिग्नल दिया, AC सिग्नल, तो आउटपुट में हमें क्या मिला. अब क्योंकि ये क्या है, देखो कॉमन एमिटर है, तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा. तो हमने मान लिया हमारे पास सिग्नल ये मिला, फेज शिफ्ट 180 डिग्री, लेकिन एम्पलीफिकेशन एम्पलीट्यूड कितना हो गया, ये +2 और -2 के बीच वैरी हो गया. मतलब क्या कर दिया इसने, ×2 कर दिया, एम्पलीफिकेशन कर दिया ×2. अब लेकिन हमें अगर सिग्नल चाहिए हो, अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट इतने सिग्नल पर रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हों, तो हमें क्या करना होगा. लेट सपोज अगर उसे हमें 64 एम्पलीट्यूड का सिग्नल चाहिए,
तो हम क्या करें, यहाँ तो +2 आया, 1 से हमने +2 तो कर दिया, लेकिन हमें 64 + 64 - 64, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, +64 वोल्ट और -64 वोल्ट है ना, इसके बीच वैरी करने वाला हमें सिग्नल चाहिए, एसी सिग्नल। तो हम क्या करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यही ×2 वाले कितने 2 की पावर 6 यानी कितना करेंगे 2। पहले भाई देखो 1 से कहाँ गया 2 गया, फिर 2 से 4, यहाँ भी एक हम लगा देंगे अपना एम्पलीफायर, यहाँ भी लगा देंगे एक एम्पलीफायर, फिर एक लगा देंगे हम एम्पलीफायर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो फिर 2 गुना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर एक हम लगा देंगे, फिर से इसी एम्पलीफायर को लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर इसको एक एम्पलीफायर के इनपुट में दे देंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो कितने एम्पलीफायर देखो लगाना पड़े, 1 2 3 4 5 6 एम्पलीफायर्स को सेम 6 एम्पलीफायर्स को हम सीरीज़ में लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा 1 इनपुट में देंगे और आउटपुट में 32 मिल जाएगा, यही तो होगा। तो देखो गेन तो हमारा मिल रहा है 1 से 32 हो गया है। तो इसी को ये हो गया सिंगल स्टेज जब हम एक एम्पलीफायर का यूज़ करें। इसी तरह जब हम एक से ज़्यादा एम्पलीफायर का 2 या 2 से ज़्यादा एम्पलीफायर का जब यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाता है मल्टी स्टेजेस। ये सिंगल स्टेज हो गया, सिर्फ एक स्टेज है, एक इनपुट दिया आउटपुट मिला। अब अगर 2 स्टेज होगा तो देखो इसके आउटपुट को कनेक्ट कर देंगे अगले वाले के इनपुट से। जैसे V0 हमें मिला, देखो 2 मिला था हमें, अब ये 2 हमने सप्लाई कर दिया इस वाले सेकेंड वाले में एज अ इनपुट, और आउटपुट क्या ले लिया 4। तो क्या हुआ, ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज, ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, इसमें तो 5 स्टेजेस हो गई। तो इसी तरह क्या होता है, अब देखो हमने कर तो दिया लेकिन इसको जोड़ें कैसे, इनको कनेक्ट तो करना पड़ेगा आपस में। तो इनको कनेक्ट करने की डिफरेंट टाइप्स हैं कि डिफरेंट टाइप से हम कनेक्ट करते हैं अपने 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 मतलब हिसाब से, जो हमें चाहिए, कैसा रिस्पांस चाहिए होता है। हाई फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, हमें एज अ पावर एम्पलीफायर चाहिए। तो उस हिसाब से जब हम इसे कैस्केडिंग करते हैं यानी जोड़ते हैं, और तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कपलिंग। हाउ वी कनेक्ट टू एम्पलीफायर, दैट मेथड इज कॉल्ड अ कपलिंग। तो अब यही हमें कपलिंग पढ़ने की आखिरकार, कपलिंग कितने टाइप की होती है और कपलिंग होती क्या है। तो ये बेसिक आइडिया मैंने आपको बता दिया है। तो चलो अब नोट्स के साथ अपना थ्योरी के साथ पढ़ते हैं। जैसे देखो कपलिंग ऑफ एम्पलीफायर्स, क्या लिखा हुआ है, एम्पलीफायर के सिंगल स्टेज से प्राप्त वोल्टेज अथवा करंट गेन इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखो प्रैक्टिकल्स के साथ हम इसको, प्रैक्टिकल्स ये सही वर्ड्स नहीं हुआ, हम इसे इक्विपमेंट लिख सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के लिए प्राय काफ़ी नहीं होता है। अगर हमारा जो इनपुट है, जो हम सिग्नल्स दे रहे हैं वो काफ़ी वीक सिग्नल्स हैं, तो हमने इक्विपमेंट को देना है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेंगे, तो हमें एक्सपेक्टेड एम्पलीफिकेशन प्राप्त करने के लिए अधिकतर 2 या 2 से अधिक एम्पलीफायर के स्टेजेस प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रोसेस में प्रत्येक एम्पलीफायर के आउटपुट किसी विधि द्वारा अगले एम्पलीफायर के इनपुट को दी जाती है। ऐसे ट्रांजिस्टर सर्किट जिनमें एम्पलीफिकेशन के 2 या 2 से अधिक स्टेजेस यूज़ किए जाते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहलाते हैं। अभी हमने पढ़ा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहलाते हैं। देखो इनपुट दिया, ये फर्स्ट स्टेज दिया, ठीक है, फर्स्ट स्टेज है, मतलब ये भी एक क्या है, एक एम्पलीफायर ही तो है। ये स्टेजेस क्या है, एम्पलीफायर और उसके सर्किट, जो हमने कपलिंग कैपेसिटर और बाईपास कैपेसिटर भी देखा था, लगाया था, ये भी वही है, ये भी वही सेकंड स्टेज और ये थर्ड स्टेज का मतलब क्या है, एक एम्पलीफायर। तो जैसे हमने एक इनपुट दिया फर्स्ट एम्पलीफायर में, तो फिर यहाँ पर हमें आउटपुट मिला होगा, ठीक है ना। लेकिन हम इसको देखते हैं आउटपुट 1, ठीक, आउटपुट 1 मिला। अब क्या हुआ, अब ये आउटपुट 1 हमने कपलिंग डिवाइस की मदद से, कपलिंग जो दोनों को जोड़ सके, कपलिंग डिवाइस की मदद से सेकंड स्टेज के इनपुट में दे दी। जो ये आउटपुट 1 है वो कहाँ गया, सेकंड स्टेज के इनपुट में चला गया। अब यही इनपुट, अब यहाँ से क्या मिलेगा, आउटपुट 2 मिलेगा। अब ये कपलिंग डिवाइस की मदद से आज इनपुट काम करेगा थर्ड स्टेज के लिए। तो ऐसे क्या हो जाएगा, हमें अपना जो हमें चाहिए, हमें रिस्पांस जितना हमें चाहिए उतना हमें एम्पलीफिकेशन मिल जाएगा जो हमारा एक्सपेक्टेड है। तो देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, फिगर में एक 3 स्टेज एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम प्रदर्शित किया गया है, जिसके प्रत्येक स्टेज में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3
ट्रांजिस्टर एवं उसके रिलेटेड सर्किट हैं, ट्रांजिस्टर प्लस जो हमने रजिस्टर्स लगाए थे यानी बायसिंग की थी, और कपलिंग कैपेसिटर और बाईपास कैपेसिटर लगाए थे। ठीक है, एम्पलीफायर का आउटपुट किसी तथा रिलेटेड सर्किट तथा प्रत्येक एम्पलीफायर का आउटपुट किसी कपलिंग स्कीम द्वारा अगले पद या स्टेजेस है ना, अगले स्टेज को दी गई है। देखो कपलिंग डिवाइस, अभी कपलिंग डिवाइस कपलिंग मेथड्स जो अलग अलग हैं वो उनमें से कोई भी हो सकता है। हमारे पास 4 मेथड्स हैं कपलिंग के, तो उनमें से कोई एक मेथड हम यूज़ करके दो एम्पलीफायर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अब जैसे देखो, अभी हमने देखा था इंटू 2 करके हमने देखा था, लेकिन यहाँ पे देखो जैसे उसका एम्पलीफिकेशन था इंटू 2 कर रहा था वो, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का हम एक जनरलाइजेशन हमने कर दिया कि मतलब जनरल एक फार्मूला टाइप का निकाल लेंगे हम। जैसे हमने ये A1 हुआ, ये एक हमारा एम्पलीफायर है जिसका गेन क्या है A1, ये एम्पलीफायर जिसका गेन क्या है A2 है, और ये एम्पलीफायर है जिसका हमें गेन यानी वोल्टेज गेन है, यहाँ से हम यहाँ वोल्टेज गेन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ वोल्टेज गेन क्या है A1, यहाँ वोल्टेज गेन है A2 और यहाँ वोल्टेज गेन है A3। 3 एम्पलीफायर हमने लिए हैं, तीनों के वोल्टेज गेन A1 A2 A3 है। अब हमने इसको कपलिंग के थ्रू जोड़ दिया है, और अभी मतलब जो हमारा मेन टारगेट है वो कपलिंग समझना नहीं है, मेन टारगेट है एम्पलीफायर का गेन कितना होगा। तो हम अभी कपलिंग इसलिए शो नहीं कर रहे हैं, जस्ट कनेक्ट कर दिया है। तो इनपुट दिया Vi, आउटपुट मिला हमें V1। देखो इनपुट दिया पहले वाले एम्पलीफायर में, तो V1 Vi इनपुट दिया, आउटपुट मिला V1। अब ये जो आउटपुट मिला है वो इनपुट का काम करेगा किसके लिए, दूसरे वाले के लिए। तो दूसरे के लिए ऐसा इनपुट V1 काम किया और आउटपुट में क्या दिया V2। अब ये V2 तीसरे वाले के लिए इनपुट का काम करेगा जो कि दूसरे का आउटपुट था। फिर क्या मिला हमें, आउटपुट V0। फाइनली वी गेट द आउटपुट। अब हमें मालूम है कि क्या होता है वोल्टेज गेन, क्या होता है आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज। ठीक है ना, यही तो होता है। तो यहाँ से देखो V1 इक्वल टू, देखो ना आया ना V1 इक्वल टू A1 Vi। कैसे आया, क्योंकि देखो इसका A1 इक्वल टू क्या होगा, A1 इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट कितना है, आउटपुट वोल्टेज है V1, इनपुट वोल्टेज है Vi। तो V1 इक्वल टू जो आउटपुट वोल्टेज है क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू A1 Vi। यही तो हो जाएगा, है ना। तो देखो यही लिखा हुआ है V1 इक्वल टू A1 Vi। इसी तरह फिर क्या हो जाएगा V2। अब V2 में देखो इनपुट क्या है, V2 में इनपुट है V1 और आउटपुट है V2। अब देखो यहाँ क्या था, आउटपुट इक्वल टू गेन इनटू इनपुट, यही तो था। आउटपुट इक्वल टू V1 आउटपुट है, V1 इक्वल टू गेन क्या है A1 है, और इनपुट क्या है Vi इनपुट है। तो आउटपुट इक्वल टू गेन इनटू इनपुट वोल्टेज। तो फिर वही आउटपुट इक्वल टू गेन कितना है A2, देखना गेन कितना है A2। अगर हम आउटपुट निकालें V2 इक्वल टू, तो गेन कितना है A2 इंटू इनपुट वोल्टेज V1 है, और V1 इक्वल टू क्या निकाला था A1 Vi। तो हमने लिख लिया A2 A1 Vi, ये तो लिखा है V2 इक्वल टू A1 A2 Vi। अब अगर आगे बात करें तो यहाँ का आउटपुट देखो कितना है V0, इनपुट क्या है V2। तो फिर आउटपुट इक्वल टू क्या होगा गेन, आउटपुट इक्वल टू गेन कितना है इसका A3 इंटू इनपुट वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज कितना निकाला था हमने A2 A1 Vi, A2 A1 Vi। देखो ये तो लिखा है V0 इक्वल टू A1 A2 A3 Vi। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनली आउटपुट वोल्टेज निकल आया V0 इक्वल टू A1 A2 A3 Vi। तो चलिए इतना समझ में आ गया, लिखते हैं। जैसे फिगर में एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम शो किया गया है। इनपुट Vi फर्स्ट स्टेज A1 को दिया गया है तथा इस स्टेज A1 का आउटपुट सेकंड एम्पलीफायर A2 के लिए इनपुट में दिया गया है तथा एम्पलीफायर A2 के आउटपुट को एम्पलीफायर A3 के इनपुट में कनेक्ट किया गया है। इस प्रकार एम्पलीफायर A1 एम्पलीफायर A2 के लिए तथा एम्पलीफायर A2 थर्ड एम्पलीफायर A3 के लिए इनपुट का कार्य करता है। ये हमने सब समझ लिया है। लास्ट स्टेज A3 की आउटपुट V0 मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का संपूर्ण आउटपुट, मतलब फाइनल आउटपुट तो हमारा V0 है ना। ये तो बीच की स्टेजेस हैं, बीच के आउटपुट हैं जो हमारी मिड स्टेज में हमें मिल रहे हैं, लेकिन फाइनली हमें आउटपुट क्या मिल रहा है V0, जो कि हमारा क्या है एक्सपेक्टेड आउटपुट है। ठीक, अब देखो, अब वही जो हमने वहाँ समझा था, इफ इनपुट ऑफ फर्स्ट वोल्टेज इज Vi देन आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज इज आउटपुट ऑफ V1 है ना, आउटपुट ऑफ फर्स्ट
आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज इज, ये V1 था ना, V1 इक्वल टू A1 VI, V1 इक्वल टू A1 VI। इनपुट ऑफ सेकेंड स्टेज इक्वल टू आउटपुट ऑफ, इनपुट ऑफ सेकेंड स्टेज इक्वल टू आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज, मतलब V1 दोनों के लिए सेम है ना। आउटपुट किसका, फर्स्ट का आउटपुट V1 है और यही इनपुट किसका हो जाएगा, सेकेंड वाले का। तो इनपुट ऑफ सेकेंड स्टेज इक्वल टू आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज, दैट इज A1 VI। तो आउटपुट ऑफ सेकेंड स्टेज V2 इक्वल टू A1 A2 VI, A1 A2 VI। और ये क्या होगा, इनपुट ऑफ थर्ड स्टेज। तो आउटपुट ऑफ थर्ड स्टेज क्या होगा, V0 इक्वल टू A1 A2 A3, A1 A2 A3 VI। हमने अभी समझ लिया पूरा। सो गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इक्वल टू A इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, फाइनल आउटपुट अपॉन इनपुट। तो V0 अपॉन VI, हमने V0 क्या निकाला है, A1 A2 A3 VI, A1 A2 A3 VI अपॉन इनपुट क्या है, VI। देखो VI से VI कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, A1 इंटू A2 इंटू A3। अब देखो यही चीज़ तो है, गेन, फाइनल गेन क्या होगा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का, तीनों एम्पलीफायर के गेन का मल्टीप्लीकेशन, जैसे हम कहते हैं ना 2 इंटू 2 इंटू 2। तो वही देखो, इस प्रकार यदि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में n स्टेज मतलब n एम्पलीफायर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, तो उन स्टेज का अलग अलग वोल्टेज गेन क्रमशः कितना होगा। मान ली लेट सपोज पहले का A1 है, दूसरे का A2 गेन है, तीसरे का A3 वोल्टेज गेन है, और डॉट 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 लास्ट वाले का AN हो, तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का टोटल गेन कितना हो जाएगा। मतलब अब तो हमारे पास सिंगल डिवाइस होगी ना, टोटल कॉम्बिनेशन से बनी हुई, सारे एम्पलीफायर से, n स्टेजेस एम्पलीफायर से मिलकर बनी हुई जो फाइनल डिवाइस है, उसका गेन कितना होगा। तो क्या हो जाएगा, A1 सारे एम्पलीफायर के गेन का मल्टीप्लीकेशन, A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू डॉट 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 AN। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया, गेन हो गया इसका। अब देखते हैं, ओह सॉरी, अब देखो कपलिंग के जो मेन एम क्या है। कपलिंग आपने समझा ना, कपलिंग क्या है, हमें दो एम्पलीफायर्स को आपस में कनेक्ट करना हमारी क्या है, कपलिंग है। तो कपलिंग के हमारे दो जो मेन एम वो ये हैं, एक स्टेज की AC आउटपुट दूसरे स्टेज के इनपुट में देना, जैसे हमने अभी फिगर पढ़ा था स्टार्टिंग में, जैसे ये था, है ना, ये फिगर था, एक स्टेज की आउटपुट को, ये आउटपुट है ना AC, हमारे फर्स्ट स्टेज में हमें AC आउटपुट मिली, अब ये AC हमें क्या करना है, सेकंड स्टेज वाले में एज अ इनपुट देनी है, सेकंड स्टेज के एज अ इनपुट देनी। तो पहला एम क्या है, एक स्टेज की AC आउटपुट दूसरे स्टेज के इनपुट में देना, और क्या देखो, एक स्टेज की DC बायसिंग को दूसरे स्टेज से आइसोलेट करना, ये भी जरूरी है। हमने यहाँ पर प्लस VCC से यहाँ पे क्या कर रखी है, DC बायसिंग कर रखी है। अब हमें जो यहाँ पे मिलेगा, तो वोल्टेज क्या मिलेगा, हमें तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा ना, AC प्लस DC, तभी तो कपलिंग कैपेसिटर यहाँ पे लगा रखा है ताकि हमारा AC ना मिले। अच्छा, यही हम जो सुविधा करते हैं किसमें, अपने बायसिंग में भी करते हैं, कि यहाँ से DC सप्लाई जाए, AC सप्लाई से जाए एज अ इनपुट सेकंड वाले के, इसकी DC बायसिंग की DC सप्लाई ना चली जाए वहाँ पे, सिर्फ हमें प्योर AC पे वर्क करना है, AC एज अ इनपुट, AC एज अ आउटपुट। यही सेकंड वाले के लिए भी होगी, AC एज अ इनपुट जाए और हमें AC एज अ आउटपुट मिले, एक का DC बायसिंग का इफेक्ट दूसरे के इनपुट में ना हो। तो हमारे दो ये मेन एम होते हैं जब भी हम कपलिंग करते हैं, कि पहला तो हमें पहले स्टेज के या एक स्टेज के आउटपुट को, AC आउटपुट को दूसरे स्टेज के AC एज अ इनपुट देना, और सेकंड क्या होता है, एक की DC बायसिंग को दूसरे के इनपुट में ना जाने देना। मेन एम यही हमारे दो एक मेन एम होते हैं जब हम कपलिंग करते हैं, और उसी हिसाब से फिर हम, अब देखो मेथड्स ऑफ कपलिंग, एम्पलीफायर्स की कपलिंग करने के लिए 4 मेथड्स हैं। कौन कौन से, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग, यानी RC कपलिंग कहते हैं इसे इन शॉर्ट फॉर्म, इम्पीडेंस और इंडक्टिव कपलिंग, मतलब इम्पीडेंस कपलिंग भी कहते हैं और इंडक्टिव कपलिंग भी कहते हैं। थर्ड वन इज ट्रांसफार्मर कपलिंग, एंड लास्ट वन इज डायरेक्ट कपलिंग। तो ये 4 डिफरेंट मेथड्स हैं कौन से कपलिंग के। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर कपलिंग ऑफ अवर एम्पलीफायर। So in next lecture we discuss one by one RC coupling, impedance coupling, transformer coupling and direct coupling. ठीक है, okay then thank you class.